हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल किसे कहते हैं। देखिए, सेल का डिफिनेशन होगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और कैसी इकाई है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है। देखिए, सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। और इस पे ध्यान दीजिए, हम जो कह रहे हैं कि सेल हमारे शरीर की सेल लाइफ की सबसे छोटी इकाई है। और कैसी इकाई है? तो स्ट्रक्चरल इकाई है और फंक्शनल इकाई है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट इसके क्यों कहा जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं या फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो देखिए, सेल जो होता है इसका जो रचना होती है वो अपनी रचना के अनुसार किसी भी बॉडी के रचना को निर्माण करता है। जैसे मानव को आप देखिएगा, किसी का मुंह थोड़ा टेढ़ा होता है, किसी का मुंह सीधा होता है, किसी का मुंह पतला होता है, किसी का मुंह चौड़ा होता है। ये सब किस पे आधारित रहता है? तो सेल के संरचना पे ही आधारित रहता है। सेल जिस तरह के संरचना को निर्माण करेगा, शरीर भी उसी तरह के अपने संरचना को बनाएगा। तो इसलिए इसको संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। और दूसरा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब देखिए, सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन होते हैं उस सबको परफॉर्म कौन करता है? तो सेल ही परफॉर्म करता है। सेल ही सबसे पहले हमारे शरीर के सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। उसको बंद करो तो होगा। देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि सेल का डिफिनेशन। सेल किसे कहते हैं? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें दो पॉइंट उठता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, दूसरा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पे पूर्णतः समझ चुके हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और ये भी समझ चुके हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इस सेल की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, अर्थात इस सेल का इंट्रोडक्शन हम कराते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं जो सेल है इसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है। हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है। जी क्या बात है बुआ, कौन है? आजा। तो देखिए, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं। वास्तव में इसका इंग्लिश नेम सेल है, इसका इंग्लिश नेम सेल है। लेकिन अगर वैज्ञानिक नेम की बात किया जाए तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है? साइटो होता है। इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है? साइटो होता है। अर्थात अब देखिए, हम लोग भले ही इंग्लिश में सेल का यूज करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नेम की बात किया जाए, अगर विज्ञान पढ़ने की बात किया जाए तो वहां पे सेल को साइटो ही कहना उचित है। समझ चुके हैं? अब देखिए, जब हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात जब हम साइटों के बारे में अध्ययन करते हैं, तब उसको बंद करो ना गेट को। जब हम साइटों के बारे में अध्ययन करते हैं तब हम इसको साइटोलॉजी कहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप सेल की खोज। तो सबसे पहले मरे हुए कोशिका को रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने देखा था। सबसे पहले मरे हुए कोशिका को रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने देखा था। तब से हम लोग कहते हैं कि सेल का खोज किसने किया? तो आप लोग स्पष्ट नाम रखेंगे कि सेल का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने किया। एक और बात आपको बता दें कि जिस समय उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, उस समय स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप का यूज इन्होंने किया था। क्योंकि सेल तो इतनी छोटी है कि हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है, तो उसको देखने के लिए इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का यूज किया था, और वो स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप था। फिर उनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनिवान लीeuwenhoek। ध्यान दीजिएगा, एंटोनिवान लीeuwenhoek। इन्होंने मरे हुए कोशिका के बाद एक जीवित कोशिका का खोज किया।
तब से अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने जो बात है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सेल की खोज किसने की, तो आप पूछ सकते हैं कि मरे हुए कोशिका अर्थात मरे हुए सेल या जीवित सेल। अगर यहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर कोई पूछता है कि मरे हुए कोशिका की बताइए किसने खोज की, तब हम रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। अगर जीवित कोशिका की बात आई तो एंटोनी लीवेनहुक की बात करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आती है कि सबसे पहले सेल को किसने खोजा अर्थात सबसे पहले सेल को किसने देखा, तब हम रॉबर्ट हुक का ही नाम रखेंगे। अब इसके बाद चलिए, यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद सिद्धांत, इस सेल सिद्धांत दो अर्थात सेल का जो कोशिका का सिद्धांत था, इसे हमें कौन दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये दोनों वैज्ञानिक थे, क्या क्या चीज के? तो जंतु के वैज्ञानिक और पौधा के वैज्ञानिक। और दोनों ने बताया कि पौधा में भी कोशिका पाए जाते हैं और जंतु में भी कोशिका पाए जाते हैं। सहमति बनी तो उसको सिद्धांत नाम दे दिया गया। तो क्वेश्चन आता भी है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने बोला कि कोशिका जो है ये लाइफ की सबसे छोटी इकाई है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो याद रखिए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है बाबू? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। अब रही बात सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। इससे बड़ा कोशिका और किसी का नहीं होता है। अब चलिए ये तो हो गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन रहा है, पूछा जाता है हमेशा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा का। लेकिन अब आता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो पुरुष होता है उस पुरुष के स्पर्म की अर्थात शुक्राणु की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो शुक्राणु की होती है। अब रही बात कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्री के ओवम अंडाणु का होता है। अर्थात मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्री के अंडाणु का होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हम नोट करके लिखे हुए हैं कि न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। देखिए न्यूरॉन में विभाजन होता ही नहीं है। कैसा विभाजन? तो सेल विभाजन जो है न्यूरॉन में नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। चलिए, और सबसे तेज सेल डिवीजन किसमें होता है अर्थात कोशिका विभाजन सबसे तेज किसमें होता है? तो लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है और न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। देखिए इसका फलस्वरूप आप देख सकते हैं, आप किसी के घर में आप सुनिए, किसी के घर में क्या आप अपने घर में कभी छिपकली वगैरह जरूर देखे होंगे। तो कभी ऐसा छिपकली देखे हैं जिसका पूंछ कट गया हो, उसमें बहुत जल्दी सेल डिवीजन हो जाता है। देखिएगा पूंछ उसका कट गया है लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा उसका फिर पूंछ जम गया रहता है, पूंछ पूरा हो गया रहता है, क्लियर, क्योंकि वो सेल डिवीजन कर लेता है। इस खैर सेल डिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे आगे जब सेंट्रोसोम पढ़ेंगे अगला पॉइंट में, दूसरा पार्ट में वीडियो का जब हम दूसरा पार्ट देखेंगे तो उसमें हम सेंट्रोसोम पढ़ाएंगे, तर्काएं पढ़ाएंगे, तो बताएंगे सेल डिवीजन कैसे होता है। तो यहाँ बस इतना जानिए कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन होती नहीं है। और सबसे तेज कहाँ होती है? तो सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। जो कोशिका विभाजन होती है सबसे तेज कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। अब ध्यान दीजिए इस कोशिका का आकार, जैसे देखिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पे मान लेते हैं कि यह क्या है? एक कोशिका है। इस कोशिका पे इस तरह का कुछ होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली, इस तरह का एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली नाम देते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली नाम लेते हैं। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसके जस्ट ऊपर एक और परत होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब इस कोशिका के बारे में हम लोग इस कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है एक ऐसी झिल्ली है जो पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है।
कोशिका झिल्ली पौधा और जंतु दोनों के ही कोशिका में पाए जाते हैं, याद रखिए। और यह जो है क्या चीज का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कोशिका भित्ति। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सारे कोशिकांग, मतलब कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इस कोशिका झिल्ली के अंदर इसमें पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारा पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इस सारी चीज जो है कहाँ पाए जाते हैं, इस कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात यह कोशिका झिल्ली एक तरह का प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए इस कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति को हम लोग इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। यह पौधे में पाए जाते हैं, केवल पौधे में पाए जाते हैं, परंतु जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं। और देखिए ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। यह पौधे को क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। यह सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का। आप देखिए यह जो है सेल वॉल ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। सिर्फ जंतु में ये सिर्फ जो है पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। आप देखिएगा नॉर्मली किसी व्यक्ति का वजन क्या होता है, 50, 60, 80, 100 किलोग्राम यही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर किसी कोई ज्यादा मोटा व्यक्ति मिल गया तो उसका 110 या 115 किलोग्राम तक हो सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, हम एक्चुअली नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक पौधा की बात की जाए तो पौधा का वजन बहुत होता है। एक पौधा को कितना सारे आदमी को एक साथ रख दिया जाए तब जाकर एक पौधे का वजन इक्वल होगा। तो इस तरह से पौधे का जो प्रोटेक्शन चाहिए उस तरह के उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको कोशिका भित्ति रहता है। तो कोशिका भित्ति ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति सिर्फ पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में जीव में जंतु में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं। अब हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि इस कोशिकांग के बारे में। जो कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में। अर्थात सेकेंड पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ही, थैंक यू। चलिए एक आप लोग को नोटिस था आप लोग के लिए, जैसे कि आप लोग का क्लास आज चलने वाला था 9:30 से सुबह में, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज तो क्लास ले नहीं पाए, हम लाइव नहीं आ पाए हैं। लेकिन नेक्स्ट डे से है, जो कल से आप लोग का अर्थात 5 मई 2021 से आप लोग का क्लास समयानुसार चलेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को निर्धारित समय से ही चलेगी। हम लाइव क्लास ही आएंगे। ओके, थैंक यू।